अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। बेस्ट की ब्यूटी तेमीम सेकंड लास्ट एपिसोड 47 जो है सेकंड लास्ट होने वाली है, तो अब इसको मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। थोड़ी सी छोटी होगी लेकिन इसके बाद दूसरी आपको एपिसोड लेकर इसको नावल को हम लोगों ने एंड करना है, फिर अगले नावल्स की तरफ जाना है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस को कैसे जानती हो तुम? वो चौंका था उस लड़की के मुंह से बिग बॉस का नाम सुनकर। सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि पहचानती भी। वो बड़े गरूर से अपनी जैकेट का कॉलर दुरुस्त करती सोफे की तरफ बढ़ गई। चलो बैठकर बात करते हैं। वो उसे बैठने की दावत यूं दे रही थी जैसे वो इसके घर में खड़ा है। ये मेरा घर है, मुझ पर यूं हुक्म चलाना बंद कर दो तुम। सुना तुमने? बख्तजहां ने जलकर कहा, जिस पर वो लड़की हंसी थी। बिलाशुबा उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। बख्त इसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, अब बताओ कौन हो तुम? मेरा नाम आदि फाते जाफर है। तो मुझे एजे कहकर बुला सकते हो, लेकिन आमतौर पर मैं क्वीन ऑफ डेंजर्स के नाम से जानी और पहचानी जाती हूँ, क्योंकि मैं खंजर से लड़ने में महारत रखती हूँ और लोग मुझे मेरे इस फ़न की वजह से खंजर की मलका के नाम से भी पुकारते हैं। लेकिन तुम मुझे एजे कहकर पुकारो सकते हो। उसने खुले दिल से उसे ऑफ़र की। मेरी बला से भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाओ तुम्हारे ये नाम। ये बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम रईस को कैसे जानती हो? इसका सवाल सुनकर उस एजे ने गहरी सांस खींची। फिर वो टांग पर टांग रख दी, उसे देखकर कहने लगी, असल में मुझे बिग बॉस ने ही यहाँ पे बुलाया था। रईस का तुमसे क्या रिश्ता है और तुम यहाँ की तो बिल्कुल भी नहीं लगती। वो इसके खूबसूरत हसीन चेहरे को देखते हुए बोला, जिस पर एजे की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम तो प्रोसिक्यूटर की तरह सवाल जवाब कर रहे हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, बता देती हूँ। सही कहा तुमने, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं फ्रांसीसी शहरी हूँ। तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो और तुम्हारी उर्दू इतनी साफ कैसे है? ये सब कुछ बिग बॉस का किया धरा है। असल में मैं 14 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र सिर्फ 6 साल की थी। इस वक्त रईस अपने किसी काम की वजह से पेरिस आया हुआ था। मेरे डैड पाकिस्तानी थे और माम फ्रांसीसी थी। डैड से शादी करने से पहले वो मुसलमान हो चुकी थी। मेरे मैम डैड को एक डेविल ने जान से मार डाला था। वो मुझे भी मारना चाहते थे, लेकिन रईस ने मुझे बचा लिया। इस डेविल को मारकर उसने मेरे मॉम डैड का भी बदला ले लिया। वो मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे। वो बहुत शफीक और मेहरबान इंसान थे। वो मुझे मेरे अंकल के पास छोड़कर जा रहे थे, लेकिन तब मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, ये कहकर कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, और रोना शुरू कर दिया। और बस फिर वहीं से ही हमारी कहानी शुरू होती है। रईस ने मुझे गोद ले लिया था और हर हफ्ते मुझसे मिलने पेरिस आते रहते थे, और वो साथ साथ मेरी ट्रेनिंग भी करवा रहे थे, ताकि अगर कुछ बुरा हो तो मैं अपना डिफेंस कर सकूं। मैंने खंजर चलाने में महारत हासिल की थी। मैं बचपन में ही बहुत फुर्तीली और चालाक थी, और फिर 16 साल की उम्र में ही मैंने बिग बॉस का गैंग ज्वाइन कर लिया और पेरिस में इनका सेकंड हैंड बनकर काम करने लगी। वो मेरे साथ राब्ते में थे। उन्होंने मुझे तुम्हारे आने और इश्वा के बारे में भी सब कुछ बता रखा था। याद है वैसे? रईस ने हमें इन सबसे बेखबर रखा। और कितने बच्चों को उसने गोद ले रखा है? वो उसे देखकर ज़ेरेला बड़बड़ाया था। इसकी बड़बड़ाहट उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दी। वो तुमसे बहुत प्यार करता था। वो जब भी आता था तो मुझसे तुम्हारे मुतल्लिक ही गुफ्तगू करता रहता था। बख्त ऐसा है, बख्त वैसा है। सच बताऊं तो मुझे तुमसे जलन होने लगी थी, खासकर उस वक्त जब रईस ने यह बताया कि वो तुम्हें इस गैंग का बिग बॉस बनाना चाहता है। मेरे दिल ने चाहा कि तुम मेरे सामने और मैं तुम्हें जान से मार डालूं। वो तुम्हारी तारीफें करते नहीं थकते थे, तो दिल ने ख्वाहिश की कि तुमसे मिल लूं आकर, लेकिन काम से फुर्सत ही न मिलती थी। उसने मुझसे वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हमेशा से वफादार रहूंगी, और इसी वादे की वजह से मैं खामोशी इख्तियार किए हुए थी, वरना मुझे तो तुम पर बहुत शदीद गुस्सा आया हुआ था। बख्त ने उसे कनखियों से देखा। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, फिर एक दिन रईस ने मुझे मैसेज किया कि उसकी बेटी इसके सबसे बड़े दुश्मन कुदरत काज़मी की कैद में है, तो मुझे यहाँ आना होगा और मेरी बड़ी खामोशी के साथ उश्वा को बचाना होगा। लेकिन अफसोस कि उश्वा को तो मैंने बचा लिया, लेकिन मैं बिग बॉस को ना बचा सकी। ये कहते हुए वो गमगीन हो गई थी। क्या कहा? उश्वा तुम्हारे पास है? उश्वा को सुनते ही वो झट से बोल पड़ा, हाँ वो मेरे पास है और बिल्कुल ठीक और खैरियत से। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वक्त को उश्वा के जिंदा होने की खबर ने बहुत ज्यादा खुशी दी थी, और उसे यूं खुश देकर एजे भी मुस्कुरा दी थी। तो क्या वो सारा कुछ तुम्हारा ही किया धरा था? कुदरत काज़मी के सारे बंदों को तुमने मारा था? हाँ बिल्कुल, वो मैंने किया था, उसने कबूल किया। तुम्हें उन लोगों की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली?
बस निकाल ली। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली। तुमने मुझे आम लड़की समझा हुआ है क्या? वक्त उससे देखने लगा। वो बहुत अजीब लड़की थी, बिल्कुल भी समझ ना आने वाली। वैसे मैं तुम पर हर वक्त नजर रखे हुए थी। तुमने अच्छा काम किया। गुड। उसने उसे शाबाशी दी। तुम होती कौन हो मुझे शाबाशी देने वाली? कहा तो है कि मैं बिग बॉस की सेकंड हैंड थी, और अब जबकि तुम बिग बॉस की कुर्सी पर बैठ गए हो, तब से मैं तुम्हारी सेकंड हैंड हूँ। आई बात समझ में? उसने अपना धौंस जमाया। ये लड़की, तुम इस तरह मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं कुछ भी कर सकती हूँ मिस्टर बकजहाँ। मुझे हल्के मत लेना तुम। लोग मुझे क्वीन ऑफ डेंजर के नाम से पहचानते। क्वीन होगी तुम अपने लिए, मेरे लिए नहीं। समझी तुम? पड़ी आई मेरा सेकंड हैंड बनने वाली। वक्त वहां से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे एजे मुस्कुराई। तुम बहुत क्यूट और बहुत कूल हो बीजे। सच में तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। तुमने तो पहली ही निगाह में मेरा दिल चुरा लिया। अब से तुम क्वीन ऑफ डेंजर के प्रिंस हो, और मैं तुम्हें पाकर ही दम लूंगी। ये याद रखना तुम मिस्टर बकजहाँ। वो आती के साथ उसके घर आया था, उषवा को देखने। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनते ही अंदर से उषवा भागकर बाहर आई थी। लॉन में ही उषवा को एजे मिल गई और वो आते ही इसकी टांगों से लिपट गई। तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी एजे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। उषवा ने अभी तक उसके पीछे खड़े वक्त को नहीं देखा था। एजे मुस्कुराई और झुककर इसका माथा चूमते हुए बोली, सॉरी यार, बस तुम्हारे लिए एक काम कर रही थी। मेरे लिए? वो क्या? तुम खुद ही देख लो। एजे उषवा के सामने से हटी तो उषवा की नजर इसके पीछे खड़े वक्त पर पड़ी थी। उसे देखकर वो खुशी से चिल्लाई, जान। वो दोनों अपने बाजू वाह किए उसकी जानिब भागी। जान लफ्ज पर एजे चौंकी थी। जान? हद है वैसे। तुम यहाँ? उषवा दौड़कर इसकी टांगों से लिपटी। तुम कहाँ थे जान? तुम्हें पता भी है मुझे किडनैप किया गया था। उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो बहुत बुरे लोग थे। मैं बहुत रोती थी जान। मैंने तुम्हें और अब्बी को बहुत याद मिस किया। वो हिचकियां ले लेकर रोती वक्त को अपनी रुदात सुना रही थी। उसे यूं रोते देखकर वक्त ने सबसे अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि एक मासूम सी बच्ची ने इतना कुछ बर्दाश्त किया। वो इसके पास घुटनों के बल बैठता मुस्कुराकर इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोला, अब मैं आ गया हूं ना, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ईश्वा ने सर हाँ में हिलाया। तुम्हें पता है जान, मुझे एजे ने वहाँ से निकाला था। वो बहुत बड़ी फाइटर है। मैंने इन्हें खुद खंजर से लड़ते और बुरे लोगों को मारते हुए देखा था। उषवा उसे एजे के बारे में बता रही थी कि कैसे उसने उसे बचाया था, और वो अफसोस से सर उठाकर मुस्कुराते हुए एजे को देख रहा था। अच्छा, वैसे अभी कहाँ है? वो मुझसे मिलने नहीं आए? उषमा की निगाहें पीछे को भटकने लगी। मैंने इन्हें बहुत मिस किया, अश्वा ने पूछा। ये सवाल बहुत भारी था। हाँ, वो तुमसे मिलने ज़रूर आएंगे। इन्हें एक ज़रूरी काम से आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ गया इसलिए, लेकिन उन्होंने जाने के लिए तुम्हारे ढेर सारा प्यार भेजा है। उषवा खुश हो गई। उषवा से झूठ बोलते हुए वक्त की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें छुपाने के लिए उसने कहा, अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। हाँ चलो, मुझे भी आपसे किसी को मिलवाना है। अच्छा, किससे? अपने फ्रेंड से। वो इसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ भागी। लॉन्च में दाखिल होते ही जिस शख्सियत पर वक्त की निगाह पड़ी थी वो हैरत और इस्तजाब से उसे देखे गया। रोहिल तुम? पीछे? दूसरी तरफ रोहिल का भी यही हाल था। वो दोनों दौड़कर एक दूसरे के गले लगे थे। पीछे रोहिल, दोनों भाई एक दूसरे से गले लगे रो रहे थे। ये मंजर देखकर एजे जैसी कठोर लड़की की आंखें भी नम हो गई थी। ये रो क्यों रहे हैं एजे? विश्वा के सवाल पर एजे ने झट से बात बदली। अच्छा तुम अब बाहर जाकर फुटबॉल से खेलो, मैं अभी आकर खेलती हूँ तुम्हारे साथ। सच में? हाँ बिल्कुल सच। चलो भागो। उषवा जल्दी से लॉन की तरफ भागी। दरअसल एजे उषवा के सामने ये सारी बातें नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उषवा ये सब सुने तो उसे तकलीफ हो। वो दोनों भाई काफ़ी देर तक एक दूसरे के गले लगे रोते रहे। थोड़ी देर बाद वो दोनों संभले तो उसे एजे से एक्सक्यूज़ करते सोफे पर बैठ गए। वो तीनों खामोश बैठे थे। खामोशी को वक्त ने ही तोड़ा था। तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले? मैं तो तकरीबन मरने ही वाला था अगर एजे बर वक्त वहाँ ना आती तो। उस आदमी ने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं हैरान हूँ कि ऐसा आखिर कौन सा बाप हो सकता है जो अपने बच्चों को यूं बेरहमी से मारता है। बचपन में उन्होंने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। अगर रईस तुम्हें ना बचाते तो आज तुम भी यहाँ मौजूद ना होते। अच्छा, रईस से याद आया, रईस कैसे हैं? रईस का सुनकर वक्त ने ठंडी आंख भरी और ग्लास विंड से बाहर लॉन में फुटबॉल से खेलती उषवा को देखते हुए बोला,
वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मतलब नहीं रहे? तुम्हारे बाप ने इन्हें बेरहमी से मार डाला। क्या? रईस को मार दिया? रोहिल को सदमा लगा था ये सुनकर। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। हाँ, यही सच है। रोहिल आंखों पर हाथ रखे रो दिया। वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। वो इतने बेरहम क्यों है विजय? इन्हें किसी पर रहम क्यों नहीं आता? हाँ, रोहिल रोते हुए बख्त से कह रहा था। बख्त जरा सा आगे होकर इसकी पीठ सहलाते हुए इसे दिलासा देने लगा। मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस जालिम इंसान का बेटा हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं इन्हें इनके गुनाहों की सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगा। बस अब किसी और मासूम इंसान को मरने नहीं दूंगा। इनके गुनाह बहुत ज़्यादा हो गए। ज़रूर, बिल्कुल। बख्त इनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। अब हमें क्या करना होगा? रोहिल ने पूछा। करना क्या है? इस दरिंदे को इसके अंजाम तक अब हमें ही पहुंचाना है, क्योंकि अगर कानून उसे सज़ा दे सकता है तो बहुत पहले दे चुका होता। इसे अब हमें ही कुछ करना होगा। अगर हमने इस दरिंदे को ना रोका तो उम्मीद यही है कि इससे आगे भी मासूम और बेकसूर लोग नाहक मारे जाएंगे। हमें इस कातिल को रोकना होगा। तो मुझे अपने साथ हर कदम पर पाओगे विजय? रोहेल ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर बख्त ने मुस्कुराकर इसकी पीठ सहलाई। वैसे मुझे खुशी है कि तुम जिंदा हो, और उससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की है कि तुम मेरे बड़े भाई हो विजय। क्या मैं तुम्हें भैया कहकर बुला सकता हूँ? मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा भी कोई बड़ा भाई या बहन होती। अरे भाई, रहने दो भैया भैया को। मुझे इन सब की आदत नहीं है। तो फिर अभी से आदत डाल लो। मैं तुम्हें आज से बीजे भैया बुलाऊंगा। भैया? ये बहुत बुरा है। मुझे इसकी बिल्कुल आदत नहीं है। बक ने मुंह के जाविये बिगाड़कर रुहेल को देखा, जो मुस्कुराकर एजे की किसी बात का जवाब दे रहा था। इसे यूं खुश होकर देखकर वो भी मुस्कुराया। इस बेचारे ने बहुत दुख देखे थे अपनी जिंदगी में, और बक ने सोच लिया था कि वो अपने इस छोटे भाई को माँ और बाप बड़े भाई का प्यार देगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। अच्छा, याद आया? तुम्हें सोहा का मर्डर हुआ है। बकजहां को जैसे याद आया था। वो तुम्हारी कज़न थी ना? क्या? सोहा का मर्डर हो गया? रोहित को झटका ही तो लगा था ये सुनकर। हाँ, किसने मर्डर किया? मेरे ख्याल से शायद ये गुनाह भी हमारे बाप के गुनाहों के खातों में आता है। रोहित को शर्मिंदगी और तासुफ ने घेरा। तुम्हें पता है हमारे बाप ने क्या खेल खेला है? क्या? इसने सोहा का मर्डर करवाकर सारा मलबा मुतीबा पर डाल दिया। मुतीबा पर? हाँ। बख ने फिर उसे पूरी रुदात सुना डाली। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आखिर हमारा ये नाम नेहाद बाप और किस हद तक गिरेगा। इतना तो वो गिर ही चुके हैं, और कितना गिरना चाहते हैं वो। इतने गुनाह कर चुके हैं कि अब इनके गुनाह का शुमार भी नहीं करते। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाता, कम से कम ये देखना पड़ता। रोहित को शदीद अफसोस हो रहा था। तुम फिक्र ना करो, उसने जो बोया है वो ज़रूर काटेगा। जुल्म चाहे कितना ही तवील क्यों ना हो, बिलाखिर वो अपने अंजाम को पहुंच ही जाता है। अब मुतीबा कहाँ है? रोहित को मुतीबा की फिक्र हुई थी। मेरे साथ है एक महफूज जगह पर। मुतीबा का सुनकर एजे चौंक कर बख्तजहां को देखने लगी। ओह, तो वो लड़की इसके साथ है। मैं इससे मिलना चाहता हूँ। हाँ ज़रूर, मैं जल्दी तुम्हें इसके पास ले जाऊंगा। वैसे रईस के गैंग का क्या बना? रोहिल ने पूछा। मैं अब इसका बॉस बन गया हूँ। मैंने रईस से वादा किया कि मैं इनकी दी हुई इस ताकत को बुरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। मैं अब अपनी इस ताकत से इन जालिमों को निस्तो नाबूद कर दूंगा। ये तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है तुमने। रोहिल ने खुशी का इजहार किया। मैं भी तुम्हारे साथ इस गैंग का हिस्सा बन रहा हूँ। अब से तुम मेरे भैया होने के साथ साथ मेरे बॉस भी हो। कोई ज़रूरत नहीं है गुंडा बनने की। तुम अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। वो भी दूंगा, लेकिन मैं ये काम भी करूंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकते। सुना तुमने? तुम्हारी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगी है। बड़े भाई को इस तरह जवाब दे रहे हो? हाँ तो क्या करोगे तुम? रुको ज़रा, अच्छी तरह बताता हूँ मैं तुझे। ये कहता वक्त इसकी तरफ लपका, और रोहेल इसकी पहुंच से दूर होता बाहर को भाग निकला। क्लास विंडो से बाहर का मंजर देखती एजे इन दोनों भाइयों को यूं हंसते हुए लॉन में भागते हुए देखकर मुस्कुराई। तुम बहुत अच्छे हो बख्तजहां, हर लिहाज से परफेक्ट। दूसरे दिन वो तीनों मुतीबा से मिलने आए थे। रोहेल को देखकर वो बेइंतहा खुश हुई थी। अरे, तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो चारों बैठे बातें कर रहे थे। मुझे माफ़ कर देना मुतीबा, मैंने वो सब कुछ सुना जो जो मेरे बाप ने तुम्हारे साथ किया। इस पर मैं निहायत शर्मिंदा हूँ। रोहिल शर्मिंदगी से सर झुकाए कह रहा था। अरे ये क्या? तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने कौन सा गलत काम किया? बल्कि तुम्हारे लिए तो मेरे दिल में इज़्ज़त मज़ीद बढ़ गई है।
ये देखकर और सुनकर कि तुम अपने बाप के जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुमने बुराई का साथ देने की बजाय अच्छाई को चुना। तुम बहुत अच्छे इंसान हो रहील काज़मी। ज़रूरी तो नहीं है कि हर बुरे इंसान की औलाद भी बुरी निकले। अब तुम दोनों भाई एक दूसरे को ही देख लो। क्या तुम हमारे बारे में जानती हो? हाँ, बिल्कुल। और ये खड़ूस तो मेरे बचपन का दोस्त है। अच्छा। रोहेल को हैरत हुई थी ये सुनकर। हमारी जिंदगी तो अजीब इत्तेफाकों से भरी पड़ी है ना? हाँ, बिल्कुल। इन तीनों ने बेचारी एजी को तो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। तभी मुतीबा की निगाह अचानक इस पर पड़ी थी। अरे, ये कौन है प्यारी सी लड़की? वो दोनों मुतीबा के मुतवज्जो होने पर एजे को देखने लगे। ये एजे है। एजे? मुतीबा ने हैरत से कहा। एजे मुस्कुराई। असल में मेरा नाम आहती फाते जाफर है। प्यार से मुझे सब एजे कहते हैं। तो मुझे आहती कह सकती हो। ओह, आहती। बहुत प्यार है ना तुम्हारा नाम, तुम्हारी तरह। अपनी तारीफ सुनकर एजे मुस्कुराई। मुतीबा के दिमाग में अचानक ख्याल आया। अच्छा, तो ये थी वो खूबसूरत और प्यारी सी लड़की जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि तुम उसे पसंद करते हो। नहीं तो, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। इसकी बात सुनता बख्त ने जल्दी से इसकी बात की नफी की थी। लेकिन एजे के पास तो ये अच्छा मौका था। वो पास बैठे बख्त का बाजू दबोचते हुए बोली। अरे शर्मा क्यों रहे हो? सच बताओ ना। कैसा सच? यही कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये झूठ है। नहीं, यही सच है। अब यूँ बौखलाना और शर्माना बंद कर दो। वक्त को इस ढीठ लड़की पर शदीद गुस्सा आ रहा था और एजे इसकी हालत से मजीद खूब मज़े ले रही थी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। क्यों रोहित? मुतीबा ने पूछा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एजे प्लस बीजे। रोहित के इस तरह कहने पर वो तीनों कहकहा लगाकर हंस दिए, मसवाए एक के, जो इन तीनों को गुस्से से घूर रहा था। मगर इन तीनों को इसके घूरने की परवाह ही कहाँ थी। हाँ, मुझे याद है, मुझे कुछ बताना था तुम्हें। वक्त को जैसे कुछ याद आया था। वो तीनों उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। क्या? तुम्हारी रकीब ईशर मुराद के चेहरे पर कल रात किसी नामालूम बाइक सवार ने तेजाब फेंक दिया था। क्या? तेजाब? मुतीबा और रहील ने चौंक कर वक्त को देखा। हाँ, इसका आधा चेहरा बुरी तरह से झुलक गया है। इस वक्त वह अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। ओह मेरे खुदा! किसने किया ये सब कुछ? कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो पता नहीं चल सका। ये तो बहुत बुरा हुआ। मुतीबा को सच में अफसोस हो रहा था। अलबत्ता ये सुनकर एजे के होंठों पर पुरसरार मुस्कुराहट रेंग गई थी। बुराई का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। उसे वही मिल गया जिसकी वो हकदार थी। एजे इन तीनों को देखते हुए बोली। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। रोहिल इसकी बात से एग्री करते हुए बोला, जिस पर एजे मुस्कुराई। अलबत्ता मुतीबा को इस पर बहुत अफसोस हो रहा था। एजो की इस बेवकूफ़ लड़की की समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की हर बुरे इंसान के लिए इतनी अच्छी क्यों है। इसलिए मैं भी कहूँ कि वो बख्तजहाँ जैसे कठोर इंसान की मोहब्बत क्यों है। इसी वजह से कि वो दिल की बहुत अच्छी और साफ है। शायद कि मैं कभी भी ऐसी ना बन सकूं। तुम्हें मुझे ऐसे ही कबूल करना होगा मिस्टर बख्तजहाँ। वो बख्तजहाँ को देखते हुए दिल ही दिल में गोया हुई। इन दोनों भाइयों ने फैसला ले लिया था कि कुदरत काज़मी को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। ये फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्हें ये सब कुछ करना था ताकि कल को कोई और मासूम इंसान इस जालिम के जुल्म की भेंट ना चढ़ जाए। इस वक्त वो दोनों स्यालबाज में मलबूस, मास्क से चेहरा ढांपे, हाथों में पिस्टल लिए खिड़की से कुदरत काज़मी के बेडरूम में कूद आए थे। इस वक्त कुदरत काज़मी नाइट सूट में मलबूस ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। सारा काज़मी अपने भाई के घर गई हुई थी क्योंकि इन्हें कुछ दिनों से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जो इनकी बेटी की मौत के इसे हिला कर रख दिया था। खटके की आवाज़ पर कुदरत की आंख खुल गई थी। तब इसने दो हीरों को अपने बेड के पास खड़े पाया। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी मौत। पख ने उसे देखते हुए इंतहाई सर्द लहजे में कहा। कुदरत काज़मी झट से उठता अपनी मेज़ की तरह से पिस्टल निकालने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो खाली था। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? पख ने उससे उसकी पिस्टल दिखाई जो उसके हाथ में थी, क्योंकि वक्त बचपन से ही ये बात जानता था कि कुदरत काज़मी अपनी सेफ्टी के लिए हमेशा अपने सरहाने या फिर दराज में एक अदद पिस्टल ज़रूर रखता है। कुदरत काज़मी कंबल हटाता जल्दी से उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों आखिर हो कौन? वो चीखा था। हम दोनों तुम्हारे गुनाहों के नतीजे की वजह से वजूद में आए हैं। क्या मतलब? तभी इन दोनों ने अपने चेहरे से मास्क हटाया और इन दोनों को वहां देखकर कुदरत काज़मी चौंका था। तुम दोनों? और रोहिल तुम? हाँ, मैं रोहिल काज़मी, जो तुम्हारे एक गुनाह की वजह से वजूद में आया था। यही देखकर सोच रहे हो ना
कि मैं कैसे बच गया? तो जान ले कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। कुदरत काज़मी ने गहरी सांस खींची। क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने। अब बस हो गया। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानियाँ। अब और नहीं। हम तुम्हारी मौत बनकर यहाँ आए हैं। मैं अपनी मॉम, आनी, रईस, आने और बहुत से मासूम लोगों का बदला लेने आया हूँ, जिन्हें तुमने नाहक मार डाला था। ये सुनते कुदरत काज़मी कहका लगाकर हंस दिया। तो तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो? हाँ बिल्कुल। बक ने रोहेल को इशारा किया, जिस पर रोहेल ने कुदरत काज़मी पर गन तान ली। ये क्या? कुदरत काज़मी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही डरपोक और बुज़दिल रोहेल है जो इससे बात करते हुए भी डरता है। क्या तुम दोनों अब मुझे मारोगे? और रोहेल, क्या तुम अपने बाप को गोली मारोगे अब? बाप? कैसा बाप? आप तो बाप के नाम पर धब्बा थे। आपने कभी मुझे बाप की निगाह से देखा ही नहीं। हमेशा अपने मतलब और फायदे के लिए मुझे और मेरी साथ का इस्तेमाल करते रहे। ये कहते हुए रोहेल की आंखें भीग गई थीं। मत करो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो बेटा? मैं तुम्हारा बाप हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है? मेरे लिए? हाँ, मेरे बेटे तुम्हारे लिए। कुदरत का लहजा चाशनी से भरपूर था। रोहेल, मेरे बेटे, मेरे लगते जिगर। कुदरत काज़मी ने उसे मोहब्बत से पुकारा। जिस पर गन चलाते रोहेल के हाथ साख्त हुए थे। अब वो उसे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा रहा था। तुम इसकी बातों में मत आओ बेटा। ये तुम्हें मेरे खिलाफ बरकरार रहा है। चलो छोड़ दो पिस्टल को। मेरे बेटे, हम दोनों आज से बाप बेटे की बजाय एक दोस्त की तरह रहेंगे। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, ठीक है? वादा रहा मेरा तुमसे। चलो मेरी बात मान जाओ। ये सुनते ही रोहेल ने अपनी गन का रुख बख्त की जानिब किया था। ये क्या? रोहेल ने उसके हाथ पर ठोकर मारकर बख्त का पिस्टल गिरा दिया था। बख्त ये बेयकीन सा खड़ा उसे देखने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम रोहेल? होश में तो हो तुम? बेवकूफ़ी मत करो। रोहेल ने कोई जवाब ना दिया। इसकी बात पर ध्यान मत दो रोहेल। ये तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसा रहा है। बस प्लीज़ होश करो। ये इंसान कभी भी नहीं सुधर सकता। रोहेल को यूं बख्त के ऊपर पिस्तौल ताने देखकर कुदरत काज़मी अपनी कामयाबी पर मकारी से हंस दिया। वो दोनों एक दूसरे से बातों में गुम थे और इन्हें पता ही न चला कि कुदरत ने इन दोनों की बेखबरी का फ़ायदा उठाकर नीचे पड़ा पिस्टल उठा लिया और इन दोनों पर पिस्टल तानते हुए चिल्लाकर बोला, मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, गद्दार कहीं के। तुम दोनों मेरे बेटे और मेरा खून हो ही नहीं सकते। आज मैं तुम दोनों को जान से मारकर इस बाप को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। कुदरत काज़मी ने पहले बख्त का निशाना लिया था। इससे पहले कि कुदरत काज़मी बख्त को कोई नुकसान पहुंचाता, रोहेल ने कुदरत पर गोली चलाई थी। कुदरत काज़मी और बख्त ने बेयकीनी से रोहेल को देखा, जो रोते हुए कुदरत काज़मी से कह रहा था, मैंने आपको आखिरी मौका दिया था सुधरने का डैड, लेकिन आपने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। सच में आप बिच्छू की फितरत रखते हैं और आपको अपने जहर के साथ मर जाना चाहिए हमेशा के लिए। ये कहता रोहेल काज़मी ने अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां कुदरत काज़मी के सीने में उतार दी। कुदरत काज़मी की आंखें बाहर को उबल पड़ी। इसके हाथ से पिस्टल छूट कर नीचे जा गिरा और वो खुद भी औंधे मुंह फर्श पर गिरा। खून तेजी से बहता फर्श को रंगीन करता चला गया। रोहेल पिस्टल गिराता, घुटनों के बल बैठता, फूट फूट कर रो दिया। ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत तकलीफ थी, लेकिन उसने हक का साथ दिया था। बक ने आके बढ़कर उसे गले से लगा लिया और सहारा पाते ही वो बिलक बिलक कर रोक दिया। वो दोनों ही रो रहे थे। इन दोनों का गम एक ही था। अब से वो दोनों एक ही दूसरे के गमगुसार और एक दूसरे का सहारा थे। चलो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। चलो। बक ने पिस्टल उठाई और रोहेल को लेकर वहां से निकल गया।